नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बात बिहार की में। बिहार विधानसभा चुनाव काफी रोचक रहा। कई जनसभाओं में विरोध का सामना भी मुख्यमंत्री साहब को करना पड़ा। नीतीश ने सत्ता पाने के लिए अपने सारे हथकंडे अपनाए, यहां तक कि चुनाव को अपना आखिरी चुनाव तक कह दिया, मगर परिणाम जेडीयू के लिए चिंताजनक बना रहा। नीतीश ने इस चुनाव में अपना खोता हुआ जनाधार देखा है। एनडीए की मदद से मुख्यमंत्री तो बन गए नीतीश कुमार 7वीं बार, लेकिन सरकार में मतभेद और मनभेद के बीच 2 महीने पूरे भी करने को है, मगर नीतीश के सामने चुनौतियां बनी हुई हैं अभी भी। कुल मिलाकर यूं कहा जा सकता है कि नीतीश के आगे का सफर मुश्किलों भरा है। एक तरफ तो अपनों का दिया दर्द है और दूसरी तरफ मजबूत विपक्ष है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरकार गठन के बाद से एनडीए में उठापटक का दौर जारी है। विपक्ष के आरोपों से नीतीश आहत हैं। ऐसे में सरकार चलाना नीतीश के लिए आसान नहीं होगा। सरकार चल तो रही है, लेकिन फिलहाल वो मजबूत नहीं दिख रहे जो बीते वर्षों में दिखाई देते थे। चुनाव के नतीजों में बहुमत और अल्पमत के बीच बहुत अधिक सीटों का अंतर नहीं होने से विधायकों के कभी भी पाला बदलने के खतरे के बीच चल रही सरकार को लेकर हर वक्त संशय बरकरार है। बिहार एनडीए की राजनीति में जेडीयू का बीजेपी के सामने छोटे भाई की भूमिका में रहना भी पार्टी और इसके नेताओं के लिए मुश्किल स्थितियां पैदा कर रही है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के सामने सरकार और पार्टी स्तर पर दोहरी चुनौती है। 7वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश के सामने 7 बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, यह बात ठीक है कि नीतीश कुमार के पास समक्ष भी बड़ी चुनौती है। जब से वो बने हैं तो इस बार उनको मजबूत विपक्ष का सामना भी करना पड़ रहा है। और अभी जो ताज़ा घटनाक्रम अरुणाचल प्रदेश की हुई है, जिसमें कि उनके 6 विधायकों को भाजपा में शामिल करा लिया गया, तो यह बैठे बिठाए विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया और इस मुद्दे से ही उनको घेरने की तैयारी विपक्ष पूरी कवायद में लगा हुआ है। तो यह उसी को देखते हुए नीतीश कुमार अब वो फुल टाइम जो है सो वो अपनी सरकार को देंगे। शराबबंदी का जो किरकिरी सरकार की हुई पिछले दिनों, वो चुनाव में उनको घेरने का भी प्रयास किया गया और कई सारे शराबबंदी को लेकर के कई सवाल समय समय पर विपक्ष और लोग उठाते रहे हैं। सरकार पर नियंत्रण रखना नीतीश कुमार के सामने सबसे पहली चुनौती है सरकार पर नियंत्रण रखना। मंत्रिमंडल विस्तार होना है और बीजेपी पहले से ही मुखर है। ऐसे में नीतीश को ज्यादा से ज्यादा मंत्री अपने खेमे से रखना होगा, जो कि बीजेपी नहीं होने देना चाहती। नीतीश को कमजोर करने के लिए पहले ही बीजेपी कई कदम उठा चुकी है। ऐसे में नीतीश को सरकार पर अपना नियंत्रण रखना एक बड़ी चुनौती होगी। मजबूत विपक्ष से नीतीश का सामना। नीतीश के सामने मजबूत विपक्ष खड़ा है। लालू यादव भी जेल से एक्टिव हो गए। विपक्ष के पास 110 विधायक हैं। ऐसे में नीतीश को सदन में काफी दिक्कतों का सामना करना होगा। सदन में सरकार के फैसलों पर विपक्ष मजबूती से सवाल खड़े कर सकता है और अपनी बात जनता तक पहुंचा सकता है, जो एनडीए गठबंधन को मुश्किल में डाल सकती है। मजबूत विपक्ष का सामना नीतीश कुमार कैसे करेंगे, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। विशेष बात यह है कि इसी साल सरकार का पहला बजट भी आने वाला है। इस बजट में विपक्ष के मुद्दों पर सरकार को घेरता है और सरकार से बचने के लिए क्या कुछ करती है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। सहयोगियों से भी बना हुआ है खतरा। नीतीश के सामने मांझी और मुकेश सहनी को साथ रखने की बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ बीजेपी फन उठाए है। अरुणाचल घटना एक उदाहरण है जो जेडीयू के अंदर और बाहर कोलाहल मचा रखा है। बीजेपी एक संदेश नीतीश को दे चुकी है कि जो अरुणाचल में हुआ बिहार में भी हो सकता है। बीजेपी से ज्यादा मंत्री होने पर नीतीश दबाव में होंगे। ऐसे में उनके फैसलों पर विपक्ष से पहले अपने ही सवाल उठा देंगे। इस चुनौती से भी नीतीश को रूबरू होना होगा। शासन की छवि बरकरार रखने की चुनौती।
शासन के नाम पर चुनाव लड़े नीतीश के सामने सुशासन की छवि कायम रखना एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में हर तरफ लूट, हत्या, दुष्कर्म, अपहरण का माहौल बना हुआ है। सूबे की कानून व्यवस्था खुद कटघरे में है। विपक्ष के साथ ही साथ सहयोगी बीजेपी भी अपराध पर सवाल खड़े कर चुकी है। ऐसे में नीतीश के लिए अपराध पर लगाम लगाकर सुशासन की छवि कायम रखना बेहद चुनौती है। ये शराबबंदी के मुद्दे पर विपक्ष से होता रहेगा सामना। नीतीश के शराबबंदी के दावों पर नेशनल हेल्थ सर्वे ने जोरदार तमाचा मारा। सर्वे की माने तो बिहार में शराब पीने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। विपक्ष भी शराब के मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाते रहा। अब नीतीश के सामने चुनौती है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि युवा शराब तस्कर बन रहे हैं, गली मोहल्लों में खुलेआम शराब बिक रही है, उस पर रोकथाम लगा पाएंगे नीतीश? शराबबंदी पर मांझी के स्टैंड से नीतीश को परेशानी। शराबबंदी पर नीतीश के अपने मांझी सवाल खड़े करते आए हैं। सरकार में आने के बाद भी उन्होंने कई बार शराबबंदी को लेकर अपनी बात सामने रखी और बेगुनाहों को जेल से छोड़ने की अपील की। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने न सिर्फ विपक्ष बल्कि सहयोगियों को साधने की भी चुनौती होगी। बिहार में जनाधार वापस पाने और दूसरे प्रदेशों में विस्तार की चुनौती। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने अपने खिसकते जुबान को साफ देखा। सुशासन की राग और अंतिम चुनाव के बयान के बाद भी नीतीश के पास काफी कम सीटें आई। देखते ही देखते जेडीयू प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी रह गई, जो नीतीश के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। दूसरी तरफ अरुणाचल की घटना के बाद पार्टी के अंदर ही असंतोष का माहौल है। ऐसे में नीतीश के सामने बिहार में जनाधार को वापस पाने के साथ ही साथ अन्य राज्यों में पार्टी की पहचान बनाने और सियासी जमीन को भी तलाशने की बड़ी चुनौती है। नीतीश मुख्यमंत्री तो बन गए, मगर अभी उनके सामने चुनौतियों का अंबार है। अब नीतीश कैसे इसे पार करते हैं, ये देखना होगा। एक तरफ अपनों का सितम तो दूसरी तरफ मजबूत विपक्ष। नीतीश कुमार पहले ही काफी कमजोर हो गए हैं। सरकार में बीजेपी का दबदबा है। नीतीश भी सियासत के मचे हुए खिलाड़ी हैं। देखना होगा इन चुनौतियों से वे कैसे लड़ते हैं, कैसे उबरते हैं और कैसे सामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी कोरोना को हराकर स्वस्थ होकर पटना एम्स से अपने आवास पहुंचे, जहां पर बेटे और बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान भी मौजूद रहे। जीतन राम मांझी के पटना एम्स से घर आने की खबर सुनकर उनके पूरे परिवार सहित पार्टी नेताओं में खुशी की लहर देखी गई। जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। अब जो कोरोना को हराकर अब अपने घर आ चुके हैं। पटना के अस्पताल में भर्ती थे और कोरोना को मात देकर उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है और वो अब घर आ चुके हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुप्रकाश फोनलाइन पर है। अनुप्रकाश, जीतन राम मांझी की रिपोर्ट कोरोना निगेटिव आई है, वो अब घर आ चुके हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है उनके स्वास्थ्य को लेकर? जैसे कि आपको बता दे रहा ना कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी आज कोरोना को हराकर स्वस्थ होकर पटना एम्स से अपने पुत्र और राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान जी के साथ शाम 4:30 बजे पटना के आवास पे अपने पहुंचे। जी अनु, अभी किस तरह के एहतियात वो बरतेंगे? डॉक्टर्स ने कुछ निर्देश दिए होंगे और क्या कुछ कहना रहा नेताओं का, प्रवक्ताओं का? और के बीच में लहर की खुशी की लहर दिखी पूरी, और परिवार वालों ने भी उनका स्वागत किया। वो घर वापस लौटते ही जीतन राम मांझी ने सभी कार्यकर्ताओं को 9 वर्ष की शुभकामना दी जी। और डॉक्टर के तरफ से भी उनको ये सलाह दी गई है कि अभी होम क्वारंटाइन में ही रहें, किसी से मिले नहीं, किसी से ये रूबरू ना हो। लेकिन मीडिया से रूबरू होते हुए सभी को उन्होंने बोला कि बिल्कुल। शुक्रिया अनुप्रकाश आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। सहरसा में जनता दरबार कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर सदर थाना परिसर से
कहरा के अंचलाधिकारी के नेतृत्व में की गई। इस दौरान कई लोगों ने शिविर में पहुंचकर आवेदन दिया, जिसके बाद सभी आवेदनों की जांच पड़ताल की गई और साथ ही सुनवाई की अगली तारीख पर दोनों पक्षों को मौजूद होने का आदेश दिया गया। कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए बिहार के 3 में वैक्सीनेशन का ट्रायल रन किया जा रहा है। इन जिलों में पटना और बेतिया के साथ जमुई भी शामिल है। जमुई जिले में 3 केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से 25 की संख्या में महिला स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर कोरोना वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल किया गया। इसी कड़ी में जमुई के अवलोकन कक्ष की जानकारी हमारे संवाददाता प्रशांत किशोर ने दी है, आपको दिखाते हैं। महामारी से निजात के लिए सूबे बिहार के 3 जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्रिल मार्च किया जा रहा है, जिसके तहत सूबे बिहार के जमुई जिले के जिला मुख्यालय स्थित 3 सेंटर बनाए गए हैं। इन 3 सेंटरों पर 25-25 की संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उन्हें मॉक ड्रिल कार्यक्रम इंजेक्शन दिया जा रहा है और ये स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तरह से मुकम्मल व्यवस्था भी किए हुए हैं और सभी केंद्रों पर खुद सिविल सर्जन जाकर इसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सहयोगी विजय कुमार के साथ प्रशांत किशोर, वीआईपी न्यूज, जम्मू। विश्व कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, तो वहीं साल के दूसरे दिन यानी कि नए साल के दूसरे दिन कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने को लेकर देश में वैज्ञानिकों के द्वारा देसी वैक्सीन के ट्रायल को लेकर राजधानी पटना के 3 स्वास्थ्य केंद्र फुलवारी, दानापुर और शास्त्री नगर के शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 के ड्राई रन मॉक ड्रिल की शुरुआत की जा रही है और की गई आज। और जहां स्वास्थ्य कर्मी जिसे फ्रंटलाइन वर्कर्स से इसकी शुरुआत की जानी है, पूरे एहतियात के साथ लोगों के मन में बैठे डर को भी खत्म किया जा रहा है, जिससे देश को इस संक्रमण से जल्द निजात मिल सके, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कहीं देश की जनता को एक खुशखबरी मिलने वाली है, खुशी का माहौल बनने वाला है। ऐसे में वैक्सीनेशन के लिए कई लोगों के इंतजार जो है वो अब खत्म होने वाले हैं। वैसे ही अगर बात करें हम बिहार की, तो राजधानी पटना में अब 3 जगहों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। क्या रहा है? इसमें तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, ज़्यादा नहीं करेगा। आप ऐसा कीजिएगा। अभी आपको आधा घंटा के लिए ऑब्जर्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई आपको परेशानी होगा तो आप सूचना तुरंत कीजिएगा। कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो रहा है और उसी के बारे में आए हैं। और क्या, संक्रमण का इतना लंबा दौर गुजरा है, ऐसे में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तो अब क्या है आपके मन में, क्या है? वैक्सीनेशन ले लेंगे तो हम लोग इन्फेक्शन से बचे रहेंगे और महामारी से बचेंगे। और क्या, ये जो महामारी अभी चल रहा था, इससे ये एक अच्छा निकला है कि वैक्सीनेशन तो कम से कम कुछ रिस्क तो कम हो, इम्यूनिटी बढ़े, इसलिए हम भी तैयार होकर आए हैं। अब इसको लगाएंगे, देखते हैं। आप स्वास्थ्य कर्मी है, ऐसे में मतलब यहाँ पर आए हैं, किस तरह का लग रहा है, कि क्या अनुभव फील कर रहे हैं आप? देखिए, जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है, तो हम भी थोड़ा सेफ फील कर रहे हैं कि ताकि भीड़ ना हो, भीड़ से बच के हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। देखिए तो अच्छा ही महसूस हो रहा है। क्या बताया गया मॉक ड्रिल में, क्या कुछ किया जाएगा? जैसे जो नॉर्मल आपका वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है, ये उसका मॉक ड्रिल है, तो पूरा सारा इंतजाम किया हुआ है। जैसे उस बेसिस पे सारे स्टेप्स फॉलो करके कैसे लगेगा उसको हम लोग। क्या क्या तैयारी की गई है, मतलब आप लोग के अनुसार से क्या क्या तैयारी की गई है? देखिए, जैसे पहला है कि आपका सारा कोविड नियम के अनुसार आपका सेफ डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, सैनिटाइजेशन की प्रबंध है, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है, और आपका जैसे गाइडलाइन के हिसाब से 3 रूम है। एक प्रतीक्षा हम लोग जाके जहाँ पे, फिर वहाँ पे आपके वोटर आईडी या जो भी आईडी प्रूफ की चेकिंग होगी, उसके बाद टीकाकरण होगा। उसके बाद 30 मिनट के लिए प्रतीक्षा कक्ष में वेट करेंगे, तो कहीं अगर आपका कुछ AFI से निकलता है, उसके बाद आप जा सकते हैं।
यहाँ पर वैक्सीनेशन का आज हम लोग का ड्राई रन है, दैट मीन्स मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल में हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैक्सीनेशन आगे हमारा होना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन से, उस गाइडलाइंस के अनुसार 100% वो व्यवस्था यहाँ की गई है जो हमारे पूरे इंडिया में और इवन हमारे बिहार में हर सेंटर्स पे ये होना है जहां भी वैक्सीनेशन होगा। उसमें क्या है, उसमें हमारा 3 रूम का कंसेप्ट है, जिसमें है कि एक हमारा वेटिंग एरिया होगा, दूसरा हमारा वैक्सीनेशन एरिया होगा और तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम का एरिया होगा। वेटिंग रूम के एरिया में हमारा सबसे पहले जो हमारे वैक्सीनेशन ऑफिसर गार्ड साहब होंगे वो आईडी को वेरिफिकेशन करके जो हमारे पास लिस्ट होगा, ऑनलाइन लिस्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जनरेटेड है, डिस्ट्रिक्ट हमको देती है किसको वैक्सीनेशन होना है, इस बार रैंडमली नहीं होना है। तो जो भी उसमें लिस्ट में नाम होगा उससे आईडी कार्ड से उसको मिलाया जाएगा। यदि वो सेम पर्सन्स होंगे तो उसको फिर हम लोग ले जाएंगे वहां हम अपने वैक्सीनेशन ऑफिसर नंबर 2 के पास। वो 2 कौन होगा, हमारा डाटा ऑपरेटर होंगे जो वेरीफाई करके उसको एंट्री कर देंगे हमारे कोविन सॉफ्टवेयर पे, जो कोविन सॉफ्टवेयर हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा ही है। कोविड विन मतलब हमको कोविड पे जीत प्राप्त करना, एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद वो वेटिंग एरिया में हमारे बैठेंगे। वेटिंग एरिया से फिर हम उसको वैक्सीनेशन रूम में ले जाएंगे। जैसे ही वहां पर एक बेनिफिशियरी का वैक्सीनेशन हो जाएगा तब नेक्स्ट उसकी एंट्री होगी। एंड देन आफ्टर दैट वैक्सीनेशन के बाद वो फिर से जो है वो हमारे वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 के पास जाएगा। वहां पर जाने के बाद क्या होगा, वो उसको एंट्री कर लेंगे कि हाँ उसको वैक्सीनेशन पड़ गया, 1 डोज हो गया। एंड देन वो बेनिफिशियरी आके हमारा ऑब्जर्वेशन रूम में वेट करेगा। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस रो से कोई बेनिफिशियरी जाएंगे रिपीटेडली उस रो में फिर नहीं जाएंगे। एक तरफ से जाएंगे, दूसरी तरफ से निकलेंगे, जिससे हम कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो कर पाएंगे और 100% सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा। हर व्यक्ति यहाँ पर मास्क पहन के आएगा, हाथ को सैनिटाइज करके आएगा या हैंड वॉश करके एंट्री होगा। इसके लिए हमारे गार्ड साहब जो वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 है वो 100% कॉम्पिटेंट है, वो चेक करके ही एंट्री देंगे। कितने लोगों की टीम लगाई गई है यहाँ टोटल जो हमारे वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व होंगे 5 पर्सन हैं, वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 से लेके 4 तक, और प्लस एक वैक्सीनेटर होगी जो ANM होगी हमारी, वो देगी। तो इस तरह से 5 होंगे वो वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व पर्सन होंगे। कितने लोगों पर ड्राई किया जा रहा है? आज टोटल 25 लोगों पे जो है ड्राई रन किया जाना है। हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे। वो लिस्ट हमारे पास ड्यू लिस्ट अवेलेबल है, उस ड्यू लिस्ट के आधार पर ही आज लोगों को एंट्री दी जाएगी। इवन आज भी हम ये फॉलो करेंगे कि उनके पास ID कार्ड होने चाहिए। ये नहीं कि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो हम ऐसे ही कर देंगे। हमारा 100% जिस तरह होना है वैक्सीनेशन आगे, उसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। दे दीजिए सर। कितना तैयार है सर आप लोग इसको? 110% वी आर प्रिपेयर्ड। हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। इसमें किसी तरह की चूक नहीं होने जा रही है। क्यों? यही चीज को पूरे बिहार में हर जगह पे फॉलो होना है, इसलिए ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% जैसे हो, किसी भी तरह की चूक ना हो। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को हम लोग, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो उसको किस, यदि ऑब्जर्वेशन रूम में बैठेंगे, यदि किसी तरह का प्रॉब्लम्स होता है, किसी तरह का एंजाइटी न्यूरोसिस होता है या किसी तरह का मतलब रेस्पिरेटरी या कार्डियक प्रॉब्लम होता है, उस कंडीशंस के लिए हमारे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं जो कि AFI का पूरा ध्यान रखेंगे। वैसे कंडीशंस के लिए हमारे पास पूरी व्यवस्था है। यहाँ यदि नहीं हो पाएगी तो हम इसको रेफर करेंगे अगले सीनियर हॉस्पिटल। कितने बजे का स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ एज अप्रोक्स 11:30 AM तक लगभग हमारा स्टार्ट हो जाना है, क्योंकि हमारे सचिव महोदय भी यहाँ आएंगे, उसको चेक करेंगे क्या हम सही तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो अप्रॉक्स वही उस हिसाब में हमारा 11:30 के आसपास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो किसी को समस्या आती है तो यहाँ से कहाँ भेजा जाएगा? यहाँ से अभी सिंपली यदि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग न्यू गार्डन रोड हॉस्पिटल भेजते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम लोग PMCH रेफर करेंगे। हम खड़े हैं पटना के शास्त्री नगर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां की स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा यहां पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जा रही है। मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी में डॉक्टरों ने साफ तौर पे कह दिया है कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, स्वास्थ्यकर्मी, वो पहले इस वैक्सीनेशन की डोज लेंगे और यहाँ पे यह वैक्सीनेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाएगी। पटना से VIP के लिए अनिल, साल के दूसरे दिन कहीं हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी डेमोक्रेटिक का 33 स्थापना दिवस पर पार्टी संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह यादव निराला का जन्मोत्सव पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष आचार्य राकेश पासवान शास्त्री की अध्यक्षता में केक काटकर किया गया। वहीं शास्त्री ने अपने अध्यक्ष उद्बोधन में नए साल की शुभकामनाएं दी और कहा कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आधार पर अधिष्ठित सामाजिक जीवन की ही वास्तव में लोकतंत्र है।
इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, उसका रुख करेंगे। पटना से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस दक्षता परीक्षा फर्जीवाड़े में 13 मुन्ना भाई गिरफ्तार। बड़ी खबर पटना से आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस दक्षता परीक्षा में 13 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। बायोमेट्रिक जांच के दौरान पकड़े गए ये मुन्ना भाई। लगभग 15 से 20 दिन पहले भी इस तरह की खबर निकलकर सामने आई थी, जब तमाम मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया गया था। तब भी बायोमेट्रिक जांच के दौरान ये मुन्ना भाई पकड़े गए थे। अब फिर से देखिए, अब तक 300 से ज्यादा मुन्ना भाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के हाई स्कूल में हो रही थी परीक्षा, जहां पर ये मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी हो रही है, पूरी जानकारी क्या कुछ है? जी बिल्कुल राणा, मैं बता दूं कि लगातार पुलिस अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा जांच जो है पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के हाई स्कूल में चल रही है। इसी कड़ी में अगर बात करें हम, तो यहाँ अब तक में जो है 300 से अधिक मुन्ना भाई जो है वो पकड़े गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सेंध लगाने वाली पुलिस विभाग में जो सेंध लगाने की कवायद जो है वो कहीं ना कहीं पहले से चलती आ रही थी, जिसमें कि ये बड़ा फर्जीवाड़े का एक खुलासा हुआ है। और वहीं 300 से अधिक अब तक में मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। ऐसे में अगर बात करें तो पुलिस दक्षता परीक्षा फर्जीवाड़ा में अब तक आज अगर बात करें तो 13 अभ्यर्थी और भी पकड़े गए हैं, जिसमें कि सभी दक्षता परीक्षा में शामिल हुए थे। और बायोमेट्रिक जांच में कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और 13 अभ्यर्थी मुन्ना भाई और भी पकड़े गए हैं। ऐसे में अगर अनिल इनसे पूछताछ की गई ताकि कुछ और खुलासा हो सके, क्योंकि इससे पहले भी तमाम मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कुछ बेहतर खुलासा निकलकर सामने नहीं आ रहा है ताकि इनके सरगना तक पहुंचा जा सके। जैसा कि अगर बात करें हम इनसे बातों की और औपचारिक दृष्टिकोण से किसी औपचारिक बात की, तो ये निकलकर अधिकारियों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस फर्जीवाड़े में जितने भी पूछताछ हुए हैं उसमें क्लियर हुआ है, यह मामले अभी सामने आए हैं कि जितने भी परीक्षा में शामिल, लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, तो ये कहीं ना कहीं साल्वर गैंग से ताल्लुक रखने वाले ये गैंग हैं, गिरोह है, जो कि अपने जगह दूसरे को बिठाकर कहीं ना कहीं लिखित परीक्षा को लिखित परीक्षा में सफलता पाते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं शारीरिक जांच जब होती है तो इसका फर्जीवाड़े का खुलासा होता है। ऐसा अगर बात करें हम तो साल्वर गैंग के मुख्य सरगना की तलाश जो है वो लगातार जारी है। और पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में का एक मामला था जो कि बीते वर्ष हुआ है, जिसमें कि साल्वर गैंग के मुख्य सरगना की तलाश की जा रही थी। हालांकि वो वहां से फरार हो गया है, लेकिन वहां से 5 ऐसे मुन्ना भाई पकड़े गए थे जो कि साल्वर गैंग के सदस्य माने जा रहे हैं, और उन्होंने ही इस बड़ी फर्जीवाड़े का वहां से खुलासा किया। बिल्कुल शुक्रिया, बिल्कुल शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। देश बचाओ अभियान के तहत आदर्श ग्राम कचहरी अलौली के सभागार में बीमा कोरेगांव विजय शौर्य के 203वें दिवस पर नववर्ष की हार्दिक बधाई दी गई है। साथ ही फरकिया मिशन के संस्थापक अध्यक्ष किरण देव यादव ने कहा है कि आज ही 1818 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना में भीमा नदी के पास कोरेगांव में दशकों से अन्याय अत्याचार झेल रहे लोगों को ऐतिहासिक जीत मिली थी। काला कानून 3 कृषि बिल के खिलाफ किसान मजदूरों के हक हकूक अधिकार के सवाल को लेकर आंदोलन तेज करेंगे। साथ ही हम लोगों ने संकल्प लिया अलौली गढ़ घाट पर पुल निर्माण के सवाल को लेकर, अलौली को अनुमंडल बनाने के सवाल को लेकर, अलौली हाई स्कूल के मैदान को स्टेडियम बनाने के सवाल को लेकर, फरकिया के सर्वांगीण विकास को सवाल को लेकर, फरकिया के कचना भित्ता पर 200 बीघा सरकारी जमीन पर एम्स हॉस्पिटल बनाने के सवाल को लेकर, फरकिया एस्टेट का निर्माण करने के सवाल को लेकर लगातार हम लोग इस नए वर्ष में आंदोलन का शंखनाद करेंगे। बेगूसराय में एक बार फिर से अपराधियों का कहर देखने के लिए मिला है, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनवारीपुर पंचायत में सरपंच के पति और साक्षरता के प्रखंड सचिव रंजन कुमार पर अचानक से अपराधियों ने लाठी डंडे और लोहे की रोड से जानलेवा हमला किया है। बात बिहार की में फिलहाल इतना ही।